बीए प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर में हम पठार का धीरज कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। अज्ञेय के द्वारा रचित यह कहानी सांकेतिक और ध्वन्यात्मकता से संपन्न है, जिसमें कहानीकार के द्वारा प्राकृतिक परिवेश की यथार्थता का जो चित्रण किया गया है उसका विवेचन एक प्रतीकात्मक रूप में कुंवर व राजकुमारी के प्रेम संबंधों के चित्रण को प्रकट किया जा रहा है। एक यथार्थ का अत्यंत सूक्ष्म जो चित्रण है अज्ञेय के द्वारा पहले किया गया था, और जिसमें एक शांत प्राकृतिक परिवेश में पठार जो एक शांत प्राकृतिक परिवेश में उसके साथ तीतर की जो बोली होती है वह बहुत अनोखी और अनुभूतिपूर्ण लगती है, और उसी को व्यक्त करता हुआ कवि अज्ञेय आगे कहते हैं कि बात का न बनना ही उसका सार है। अपरिचित प्यार में अधैर्य होता है तो वह प्रिय के आसपास एक छाया प्रतिगढ़ लेता है, और वह छाया ही इतनी उज्जवल होती है कि वह वही प्रेय हो जाती है और भीतर की वास्तविकता न जाने कब उसमें घुल जाती है। तब प्यार भी घुल जाता है। तुम मुझे देख रहे हो क्योंकि मेरे साथ तुम्हारा कोई रागात्मक संबंध नहीं है। मैं खंडर की जमी हुई चांदनी हूँ और कुंड की एक विजड़ित लहर हूँ, पर मुझे देखो, देर तक देखो, लालसा से देखो, तब देखो कि मेरे आसपास कितनी घनी दुर्भेद छाया तुमने गढ़ ली है। इस कहानी के इस आगे के भाग के अंतर्गत अज्ञेय के द्वारा एक कुंवर व राजकुमारी के जो प्रेम संबंधों का जो चित्रण किया जा रहा है वह चित्रण एक प्रतीकात्मक उसका बाना पहनाया गया है। जब राजकुमारी कहती है कि कुंवर को वह चाहती हुई भी और उसके पास नहीं होती और उसके आगमन की जो प्रतीक्षा करती है, तब उस संदर्भ को व्यक्त करता हुआ लेखक कहता है कि कोई भी बात बहुत आसानी से कभी भी नहीं बनती है। बात का न बनना ही उसका सार है। कोई भी काम बात जो आसानी से नहीं बनती है उसी में उसका सार है। अज्ञेय कहते हैं कि दो प्रेमियों के मध्य जो परस्पर मिलन या जो मिलन संयोग की जो प्रवृत्ति होती है वह अत्यंत तीव्र होती है। उसमें उतावलापन भी अधिक होता है और एक संयोग की जो भावना होती है वह भी अधिक दिखाई देती है। इस कारण प्रेम व्यवहार प्रियजनों के आसपास एक छाया गढ़ लेता है। जो प्रेम जनित व्यवहार होता है वह प्रियजन के आसपास एक छाया गढ़ लेता है, अर्थात एक इस प्रकार का आवरण या घेरा बन जाता है कि जो प्यार की जो छाया होती है वह एकदम धूमिल भी नहीं दिखाई देती है, और वह जो प्रिय होता है वह भी अत्यंत उसके नज़दीक वह रहता है, यानी अत्यधिक प्रिय लगती है। उसकी जो आसक्ति होती है उससे प्रेमी युगल के हृदय में आपस में मिल तो जाते हैं उनके हृदय, लेकिन उसमें दूरियां भी मिट जाती है और वह इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि प्यार की वास्तविकता को यही होती है कि मन में जरा सा भी उसमें मेल नहीं रहता है। लेखक के इस कहने का आशय यह है कि जो इस कहानी में नायक नायिका अथवा जो स्त्री पुरुष का पात्र है उसके बीच में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि उनके बीच में किसी प्रकार का कोई प्रेम पूर्ण या रागात्मक संबंध या हृदय उनका प्रेम व्यवहार से संपन्न नहीं है, क्योंकि वह अपरिचित है। परंतु मैं खंडर में जमी हुई वह चांदनी हूँ और जलाशय में स्थित एक शांत लहर हूँ। यहाँ कवि ने प्राकृतिक परिवेश का चित्रण करते हुए सभी तरह की लालसाओं से मुक्त एक वर्णन करते हुए कहा है कि मेरी जो उज्जवल निर्मल आकृति की छाया है किस तरह मुझसे संलग्न है और सदा ही मेरे साथ चलती रहती है। यहाँ लेखक ने दो प्रेमी जन के बीच में जो एक अलग होने या एक अलगाव दुराव की जो स्थिति होती है उसको उन्होंने प्राकृतिक बाना पहनाया है। आगे अज्ञेय कहते हैं कि जो राजकुमारी और जो प्रतीक पात्र है इस कहानी में उसके मध्य जो आपसी जो बातचीत है उसके अंतर्गत लेखक कहता है अंतिम जो अवतरण है बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव, राजकुमारी तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में नहीं हो? वास्तव, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि एक आभास, एक प्रतीक ही इस कहानी में दिखाया गया है। आभास, राजकुमारी हंसी, तारे मानो कुछ और चमक उठे और हवा कुछ तेज हो गई। वास्तव तो हूँ, शायद जो कुछ हूँ सभी वास्तव, लेकिन वास्तविकता के स्तर है। धीरज हमें एक साथ नहीं अनेक स्तरों की चेतना देता है। अधैर्य एक प्रकार का चेतन का धुआं है जिसमें बोध का एक स्तर मिट जाता है और अंत में हमारी आंखें कड़वा जाती है, हमें कुछ दिखता नहीं है। यहाँ प्रतीक पात्र जो राजकुमारी से किशोर हुए प्रमिला के वार्तालाप को जो चित्रण अज्ञेय के द्वारा किया गया है वह जब कहता है कि राजकुमारी तुम कौन हो और उसका परिचय क्या है इत्यादि अनेक प्रकार की जो शंकाएं होती है उसको प्रतीकात्मक रूप में ही यहाँ अज्ञेय के द्वारा व्यक्त किया गया है।
जब प्रमिला ने प्रतीक पात्र राजकुमारी से पूछा कि तुम कौन हो, तो वास्तव में तुम राजकुमारी नहीं हो। जैसा पूर्व में मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि इस कहानी में प्रतीकात्मक रूप से मानव व्यवहार का एक मनोवैज्ञानिक चित्रण अज्ञेय के द्वारा किया गया। और तब राजकुमारी हंसती भी है। उसने कहा, वास्तव का क्या आशय है, वास्तविकता किसे कहते किसे हैं। यहाँ अज्ञेय ने अपनी मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्ति का परिचय देते हुए कहा है कि जो उसकी हंसी के परिवेश में, जो शांत वातावरण में जो हलचल होती है, मैं वास्तव में अपने स्वरूप में उसी रूप में उपस्थित होती हूँ। वास्तविकता के अनेक स्तर हो सकते हैं, अनेक प्रकार हो सकते हैं, परिवेश के प्रभाव से वे बन जाते हैं। ऐसे अनेक स्तरों की चेतना को कवि ने धैर्य की संज्ञा दी, और वह धैर्य ही जो नायिका के चेतन की अनुभूति को उत्पन्न करता है। जहाँ धैर्य नहीं रहता, अज्ञेय के अनुसार जब धैर्य नहीं रहता, तो कोई भी जो पात्र है, चाहे वह स्त्री और पुरुष है, उसकी जो चेतना की जो अभिव्यक्ति है उसमें एक उतावलापन आ सकता है, और उस अधैर्य को चेतना का धुआं हम कह सकते हैं। अज्ञेय ने अपने इस प्रतीक, अपनी मनोगत भावनाओं को वास्तविकता के अनेक स्तरों पर पहचानने की कोशिश की है। इस कहानी के एक अंतिम जो भाग है उसके अंतर्गत अज्ञेय कहते हैं कि नहीं, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तीतर किसी का भी नाम पुकारे। पठार की अपनी एक वास्तविकता है, उनकी अपनी एक वास्तविकता है, दोनों समानांतर है, सहजीवी में संयुक्त है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वास्तविकता के अलग अलग स्तर कहीं भी एक दूसरे को काटे। जो बोध है स्वयं हो, चेतना स्वतः उभर कर फैल कर जिस स्तर को भी छूट जावे, चेतना स्वच्छंद रहे, क्योंकि धीरज उनमें है, उनमें रहेगा। किशोर ने हाथ बढ़ाकर प्रमिला के दोनों शीतल हाथ थाम लिए। तो शुरू में ही मैंने स्पष्ट कर दिया कि पठार का धीरज इस कहानी में अज्ञेय के द्वारा प्राकृतिक परिवेश में जो के माध्यम से नायक नायिकाओं का जो चित्रण किया गया, उसमें व्याप्त शांति और तीतर का जो कलरव है उसको प्रतीकात्मक रूप में उपस्थित करते हुए अज्ञेय कहते हैं कि जो किशोर और प्रमिला ने तीतर का जो स्वर सुना था, उसको उसके कारण से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और तीतर अपने स्वर से, अपने स्वर से या अपने जो व्यक्त जो उसके भाव होते हैं उसके गूंजने से, जिसका वो नाम पुकारता है, निश्चित रूप से वो कहा नहीं जा सकता क्या कह रहा है, क्योंकि तीतर किसी का भी नाम पुकारे वह स्पष्ट रूप से कोई सुनाई थोड़ी देता है। यह तो उसका स्वर ही है जो सुनने वाले पर यह निर्भर करता है कि वह क्या कह रहा है। हर प्रत्येक स्त्री या पात्र जो उसको सुनता है, वह उस परिवेश में जब सुनता है तो उसी परिवेश में अपने आप को डाल लेता है। ऐसा लगता है कि वह उसी की वाणी को व्यक्त कर रहा है। पठार की भी अपनी एक वास्तविकता होती है। उसमें जो दुराव, छिपाव, जो एक सन्नाटा, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूर दूर तक वह जो पठार फैला हुआ होता है, जिसके चारों तरफ सन्नाटा होता है, चारों उबड़ खाबड़ होती है, पक्षियों का कलरव वहाँ सुनाई देता है, हर तरफ चट्टान व खंडर रहते हैं, नीरवता रहती है। उसी प्रकार का चित्रण यहाँ पठार का धीरज इस कहानी में अज्ञेय के द्वारा विशेष रूप से नायिका के चित्रण में किया गया है। तो कुल मिलाकर अज्ञेय के द्वारा इस अंतिम अवतरण में एक स्वच्छंद वातावरण से हमको परिचय कराया गया, और पठार के परिवेश की विशेषता में उसमें कहा गया कि उसमें धैर्य रहता है और वातावरण में शांति है, और वहाँ के वातावरण को धैर्य और शांत परिवेश में जो आगे बढ़ता है वही इस कहानी की नायिका के चरित्र में दिखाया गया है, जो बिल्कुल अप्रत्यक्ष है, सांकेतिक है, ध्वन्यात्मक है, किंतु मौलिक है। अज्ञेय की यह कहानी कुछ इस हद तक तत्संप्रदान या भावों के अनुकूल है, जिसमें शैली की जो मनोरम जो अभिव्यक्ति है उसके कारण से सामान्य पाठक इस कहानी को समझने में उसको बहुत कठिनाई आ सकती है, किंतु साहित्य के विद्यार्थी के लिए पठार के भौगोलिक परिवेश के माध्यम से जो नायिका का चित्रण किया गया है उसको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। पठार के धीरज का एक प्रतीकात्मक वर्णन है जो स्त्री के मानव या स्त्री पुरुष के मानव मन की दशा को अभिव्यक्त करता है।